एक वक्त था जब बीएसएनएल का मतलब था भारत का कनेक्शन। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि हमारे देश की कम्युनिकेशन लाइफलाइन थी। लेकिन आज देखिए, वही बीएसएनएल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर भारत की धड़कन माने जाने वाली ये कंपनी इस हाल में पहुंची कैसे? वो जमाना याद है जब घर में टेलीफोन की घंटी बजती थी और पूरा परिवार उसे उठाने के लिए दौड़ पड़ता था। वो लैंडलाइन का दौर था और वो बीएसएनएल पर भरोसे का दौर था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां किसी और का नेटवर्क नहीं पहुंचता था, वहां बीएसएनएल का टावर जरूर मिलता था। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जिस कंपनी के पास कभी 100 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व हुआ करता था, वो आज कर्ज में डूबी है। जो कभी मार्केट का किंग था, वो आज अपने ग्राहक खो रहा है। और सोचिए, 5G की दुनिया में वो आज भी 4G के लिए ही स्ट्रगल कर रहा है। तो असली सवाल यही है कि क्या ये सब सिर्फ वक्त का फेर था, एक बैड लक था, या फिर बीएसएनएल के पर जानबूझकर काटे गए ताकि प्राइवेट प्लेयर्स रेस जीत सकें। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और इस कहानी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? सोर्स के मुताबिक इस गिरावट की शुरुआत एक ऐसे फैसले से हुई जो बीएसएनएल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता था, पर हो नहीं पाया। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, 4.5 करोड़, जरा इस पर गौर कीजिए। 2000 के दशक में बीएसएनएल इतनी ही नई मोबाइल लाइनें जोड़ने का प्लान बना रहा था। ये एक ऐसा कदम था जो उसे मार्केट में कह सकते हैं कि लगभग अजेय बना देता। अब जो इसमें वाकई में हैरान करने वाला है वो है इसकी टाइमलाइन। 2006 में बीएसएनएल ने टेंडर निकाला, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया और फिर अचानक बीच में ही सरकार ने इसे कैंसिल कर दिया। सोचकर देखिए, जिस वक्त मार्केट में मोबाइल कनेक्शन की डिमांड अपने चरम पर थी, ठीक उसी वक्त बीएसएनएल के हाथ पैर बांध दिए गए। इसका सीधा फायदा किसे मिला? जाहिर है, प्राइवेट कंपनियों को। जो ग्राहक बीएसएनएल के दरवाजे पर खड़े थे, वो दूसरी तरफ चले गए। चलिए, विस्तार का एक मौका तो हाथ से चला गया, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब भारत में 4G क्रांति आई। ये वो रेस थी जिसमें बीएसएनएल को शुरू होने से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। सोर्स में इस्तेमाल की गई ये लाइन बीएसएनएल की हालत को एकदम सटीक तरीके से बयान करती है। जब टेलीकॉम की दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव आ रहा था, उस वक्त बीएसएनएल को लड़ने के लिए जरूरी हथियार ही नहीं दिए गए। जरा 2016 की इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ जियो फ्री 4G डेटा और कॉल्स के साथ मार्केट में तूफान ला रहा था। एयरटेल और वोडाफोन तेजी से अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रहे थे, और बीएसएनएल वो बेचारा 3G पर ही अटका हुआ था। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसे 4G स्पेक्ट्रम ही नहीं दिया। और ये बीएसएनएल की कोई अपनी मर्जी नहीं थी। सोर्स के मुताबिक कंपनी लगातार 4G स्पेक्ट्रम के लिए रिक्वेस्ट भेजती रही, लेकिन उसकी फाइलें सरकारी दफ्तरों की धूल फाकती रहीं। लेकिन क्या सारी गलती सिर्फ बाहरी फैसलों की थी? सोर्स की माने तो कहानी का एक अहम हिस्सा बीएसएनएल की चारदीवारी के अंदर भी चल रहा था। इस चार्ट को देखिए, ये बहुत कुछ कहता है। बीएसएनएल जो भी कमाई कर रहा था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 60 से 70% तक सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मचारियों की सैलरी देने में चला जा रहा था। अब जरा सोचिए, जब कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ सैलरी में चला जाए, तो नेटवर्क को बेहतर बनाने और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे? इसके अलावा कंपनी के अंदर का जो वर्क कल्चर था, वो भी एक बड़ी समस्या बन चुका था। एक वक्त पर करीब 2.25 लाख कर्मचारी थे। फैसले लेने की प्रक्रिया बहुत धीमी और ब्यूरोक्रेटिक थी, और कस्टमर सर्विस का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। ये जो चलता है वाला एटीट्यूड था ना, इसने भी बीएसएनएल को अंदर से खोखला कर दिया। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे आखिरी और शायद सबसे उलझावा हिस्सा। एक ऐसी पॉलिसी जिसका इरादा तो अच्छा था, लेकिन जिसके नतीजे बीएसएनएल के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुए। तो हुआ ये कि जब सालों बाद सरकार की नींद खुली और बीएसएनएल को 4G देने की बात हुई, तो एक अजीब सी शर्त रख दी गई। शर्त थी आत्मनिर्भर भारत की। बीएसएनएल को कहा गया कि वो सिर्फ मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करेगा, जबकि उस समय भारत में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी जिसके पास एक प्रूवन 4G टेक्नोलॉजी हो। तो नतीजा क्या हुआ? बाजार में दो अलग अलग नियम बन गए। एक तरफ प्राइवेट कंपनियां थीं जो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके तेजी से 4G और 5G फैला रही थीं, और दूसरी तरफ बीएसएनएल था जो एक तरह से एक टेस्टिंग लैब बनकर रह गया, जहां नई देसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा रहा था। इसमें सालों निकल गए और बीएसएनएल रेस में और भी ज्यादा पिछड़ गया।
तो इन सब बातों को देखने के बाद आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? हमारे लिए इसमें सबसे बड़ा सबक क्या है? सोस का तर्क बिल्कुल साफ है। ये महज एक कंपनी की नाकामी नहीं थी, बल्कि सरकारी देरी और ऐसी भेदभाव वाली नीतियों ने, जहां बीएसएनएल और प्राइवेट कंपनियों के लिए अलग-अलग नियम थे, एक सिस्टम के तहत बीएसएनएल को कमजोर किया। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ। एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी के रहने या न रहने से हम सब पर आखिर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जब तक मार्केट में बीएसएनएल एक मजबूत प्लेयर था, तब तक मोबाइल रिचार्ज और डेटा की कीमतें कंट्रोल में थीं। सोर्स के मुताबिक बीएसएनएल का बचना मतलब है आम आदमी के लिए सस्ते इंटरनेट का बचना। अगर मार्केट में एक मजबूत सरकारी प्रतियोगी नहीं होगा, तो पूरा बाजार कुछ ही प्राइवेट कंपनियों के हाथ में आ जाएगा और इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा।